बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन को कंप्लीट किया था। हमने डिफरेंट स्टेशंस की कॉस्टिंग की थी और उनको आपस में कंपेयर भी किया था कि कौन सा स्टेशन हमें सिलेक्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन कॉस्टिंग, रनिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ठीक है, आज थोड़ा सा हम डिफरेंट टॉपिक करेंगे। आज हम विंड जनरेशन को देखेंगे। विंड जनरेशन जो है, विंड क्या होती है? विंड एक इनएग्जॉस्टिबल एक सोर्स है। ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कि कभी भी डिप्लीट नहीं होगी। ठीक है, डाई आउट नहीं होगी, कभी भी रन आउट नहीं होगी। ऐसी फ्री एनर्जी है जिसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कंसाइज रखूं चीजें, वही चीजें मैं कंसिडर करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और जहन में हमारे जहन में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये बेसिक चीजें लिखी हुई हैं कि विंड आती कहाँ से है। ये इरेगुलरिटीज जो अर्थ सरफेस की होती हैं उसके थ्रू बनती हैं। अनइवन हीटिंग इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सन। तो एट दी एंड करते क्या है, हम मैकेनिकल इनपुट जो अल्टरनेटर होता है उसको मैकेनिकल इनपुट हम रोटेशनल एनर्जी या विंड एनर्जी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं और फिर वो उस एनर्जी की कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, अच्छा, सही है। अब ये चीजें मैंने बता दी कि ये क्या करता है, मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करता है अल्टरनेटर को और फिर एट द एंड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट होता है। सही है। विंड टरबाइन जो होते हैं, विंड टरबाइन इन इन वर्किंग सेंस देखें तो फैन के अपोजिट है। ठीक है, फैन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है और मैकेनिकल आउटपुट में क्या देता है आपको, विंड देता है, हवा देता है। ऐसा ही होता है। तो विंड क्या करेगा, विंड मैकेनिकल इनपुट रिसीव करेगा, विंड टरबाइन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ विंड एनर्जी, और क्या करेगा एट द एंड, इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करेगा। सही है, तो ये लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, होता ये है कि अब ये इस तरह होते हैं विंड टरबाइन। अच्छा, ये जो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, ये आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन में, तो और क्लियर हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ब्लेड्स होने चाहिए, क्या पैरामीटर है, सब इंशाल्लाह हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, फिलहाल होता ये है कि ये सेंट्रल हब होता है, और बेसिकली जब विंड टरबाइन इस ब्लेड से स्ट्राइक करती है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है इस ब्लेड को। तो क्या होता है, विंड एनर्जी इसके थ्रू कैप्चर होती है। वो मैकेनिकल इनपुट पर क्या होता है, इसके हब में, ये जो इसको हब बोलते हैं, जो सेंट्रल पॉइंट है ना, ये हब होता है जिसमें ब्लेड्स आपके कनेक्ट होते हैं सारे। इस सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होती है शाफ्ट। उस शाफ्ट को जैसे ही इनपुट रिसीव होता है तो वो शाफ्ट जैसे ही रोटेट करती है तो वो रोटेशन के थ्रू रोटेशनल एनर्जी होती है, वो एक मैकेनिकल इनपुट होती है। और फिर क्या होता है, अल्टरनेटर यहाँ मौजूद होता है पीछे टावर के साथ, एक ऊपर टॉप, टावर के जो टॉप है वहां पर अल्टरनेटर मौजूद होता है। अच्छा, अभी हम कॉम्पोनेंट्स देखें तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको मैं इजी वर्ड में बता रहा हूँ कि अल्टरनेटर जैसे ही मैकेनिकल इनपुट रिसीव करता है तो वो क्या करता है, यानी जब जैसे शाफ्ट रोटेट होना शुरू होती है तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपका जनरेट होना शुरू हो जाता है और फिर ग्रिड में वो सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, द रोटेटिंग ब्लेड्स मेक अ शाफ्ट टर्न इनसाइड द नेस्ले। अभी नेस्ले क्या होता है, हम कंपोनेंट्स जब देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। नेस्ले एक हाउसिंग होती है, इसमें आपके पास अल्टरनेटर और आपके पास सारी चीजें होती हैं। इसमें एनोमोमीटर मीटर भी होता है, इसमें आपके पास पिच कंट्रोलर भी होता है, सब चीजें इसमें होती हैं, और गेयर बॉक्स, ये सब चीजें आपके गेयर बॉक्स में मौजूद होती हैं। तो ये हम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जब हम कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे तो उसको और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, गियर बॉक्स क्या करता है, बेसिकली गियर बॉक्स जो होता है वो बेसिकली, अब जो मैकेनिकल इनपुट इसको रिसीव होता है ना विंड एनर्जी के थ्रू, यानी जब विंड एनर्जी अपनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी जब विंड एनर्जी कैप्चर होती है इन ब्लेड्स में, तो बहुत ज्यादा लो स्पीड रोटेशन एनर्जी होती है। तो उसको हाई स्पीड शाफ्ट में कन्वर्ट, यानी एक हाई स्पीड शाफ्ट लगी होती है जो गियर बॉक्स का पार्ट होती है। वो क्या करती है, अब लेट्स सपोज 60 आरपीएम अगर आ रहे हैं तो जाहिर जनरेटर को इनपुट तो 60 आरपीएम नहीं चाहिए, उसको तो 1500 टू 1800 आरपीएम चाहिए। तो वहां कनेक्ट होती है हाई स्पीड शाफ्ट, या लिखा हुआ भी है। उस हाई स्पीड शाफ्ट के थ्रू क्या होता है कि जैसी मैग्नेटिक फील्ड, यानी क्या होता है कि ये जो गियर बॉक्स होता है इसमें लगी होती है हाई स्पीड शाफ्ट, जो कि उस रोटेशनल मोशन को एप्रोप्रिएट लेवल पे सेट करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वही जनरेटर फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को यूज करता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करने में।
ठीक है। अच्छा, ये एक लिंक है, यहाँ से देख लिया किस तरह वर्क करती है। तो आप इसके कंपोनेंट्स ज़रा देख लेते हैं। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा विंड। विंड आई, स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक जैसे करेगी तो मैंने बताया था ये हब होता है आपके पास, इसमें सारे प्लेट्स आपके कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये इस हब के साथ लगी होती है आपके पास लो स्पीड शाफ्ट, इसको हम रोटर आप बोलते हैं। रोटर आपका रोटेट करता है। ये देखें लो स्पीड शाफ्ट हो गई, रोटर के साथ लगी हुई लो स्पीड शाफ्ट। ठीक है, अब लो स्पीड शाफ्ट के साथ लगा हुआ गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में आपके पास होती है हाई स्पीड शाफ्ट। वो क्या करता है, लेट्स वो 60 आरपीएम अगर आ रहे हैं तो गियर बॉक्स के थ्रू क्या होगा, इस हाई स्पीड शाफ्ट में ये जो आरपीएम है ये आपके एक्सेलरेट हो जाएंगे 1500 टू 1800। ठीक है, और फिर क्या होता है कि आपके पास वो फिर अल्टरनेटर क्या करता है, उस आरपीएम के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, तो गियर बॉक्स ये काम करता है। अच्छा, कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर बेसिकली जो स्पीड है ना इसकी ब्लेड्स की, इनको कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू दी स्पीड ऑफ द विंड। यानी ब्लेड की स्पीड को एडजस्ट किया जाता है विंड की स्पीड के हिसाब से। तो क्या जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा फॉर एग्जांपल इरेगुलरिटीज हैं, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, अनस्टेबल विंड है, तो जाहिर सी बात है ब्लेड आपके खराब हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक रेंज से अगर आपकी विंड जो है वो एक्सीड कर जाएगी तो जाहिर सी बात है मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंट्रोलर होता है। अब इस स्पीड को किस तरह मेजर किया जाता है, इस एनीमोमीटर के थ्रू। स्पीड को, जो विंड की स्पीड होती है उसको मेजर किया जाता है, और विंड की जो डायरेक्शन होती है ना वो इसके थ्रू मेजर होती है, विंड के थ्रू। नेस्ले क्या है, ये पूरी एक हाउसिंग है, इसमें सब चीजें मौजूद है, लो स्पीड शाफ्ट, हाई स्पीड शाफ्ट, सब चीजें मौजूद होती हैं। एक तरीके से हाउसिंग का वर्ड मुझे सही लगा, सुटेबल है, तो हाउसिंग का कह सकते हैं नेस्ले को। ठीक है, जनरेटर मौजूद होता है। जनरेटर जैसे ही आपके पास देखें यहाँ पर हाई स्पीड शाफ्ट में जैसे ही आपके पास आरपीएम एक्सीलरेट हो जाते हैं तो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, योर ड्राइवर क्या करता है, योर मोटर के थ्रू जब जैसे इसको हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो अब योर ड्राइवर क्या करता है, हवा के हिसाब से, हवा की डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि ये जो आपके पास ये ब्लेड्स है ना, ये विंड के डायरेक्शन में लगे होते हैं, विंड के डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो अब जाहिर सी बात है विंड अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही होती है, तो उसके हिसाब से योर मोटर क्या करती है, योर ड्राइवर के थ्रू इस पूरे पार्ट को, ठीक है, ड्राइव करती है, रोटेट करवाती है। सही है, ताकि आपका ये शिफ्ट होता रहे पूरा ये सिस्टम जो है इसके थ्रू मैकेनिज्म के थ्रू हवा के हिसाब से। ठीक है, पिच सिस्टम क्या करता है, ये जो ब्लेड्स होते हैं ये आपके थोड़े से साइड में टिल्ट होते हैं, टर्न होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पंखा, अब अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो, सर्दी में तो ज्यादा हुआ होगा कि पंखे चूंकि बंद होते हैं, इसलिए बात कर रहा हूँ कि ब्लेड्स जो होते हैं ना थोड़े कर्व होते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते। वो इसलिए किए जाते हैं ताकि आपके पास जो विंड है वो डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करे, थोड़ी सी ना पास आउट हो। ठीक है, ताकि आपके ब्लेड जो है वो एफिशिएंटली यूज हो। ठीक है, ज्यादातर अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस पे, अब ऐसा, अब इसको अगर ऐसा नहीं पिच सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो हल्की सी हवा में चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ना टिल्ट किया जाता है, और यहाँ पर विंड टरबाइन में इस पिच को, यानी इस समझ लें इसकी जो इसके साइड में जो निकले होते हैं ब्लेड्स जो होते हैं, इनके एंगल को कंट्रोल किया जाता है इस पिच सिस्टम के थ्रू। फैन में तो ये फिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है विंड के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हो गए। अब ये आगे डिटेल में भी आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये जो मैकेनिकल पावर, वही बताया हुआ है कि मैकेनिकल पावर हम यूज कर सकते हैं ग्राइंडिंग के लिए, पंपिंग वाटर के लिए। अब यही चीजें जो आपने देखी होंगी, ज्यादातर जो ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं, जो पंपिंग, उसमें वही काम हो रहा था कि जनरेटर मैकेनिकल इनपुट लेता है और इसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, ये आपके विंड टरबाइन डिफरेंट साइज के और डिफरेंट पावर रेटिंग हो सकते हैं, डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे कि आप कहाँ इनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ऑनशोर टरबाइन जो होते हैं वो मोस्टली आपके लैंड साइड पे लगाए जाते हैं, और इनकी जो रेटिंग होती है वो 2.5 से 3 मेगावाट होती है। ठीक है, ऑफशोर ओशन साइड पे लगाए जाते हैं, और इनकी रेटिंग स्लाइटली ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर जो विंड की जो
ये समझ लें एयर की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा ऑफशोर वाइंड में जो टरबाइन लगाए जाते हैं उनकी रेटिंग ज़्यादा रखी जाती है। ठीक है, अच्छा, बाकी कुछ चीज़ें लिखी हुई है। अ सिंगल स्मॉल टरबाइन बिलो 50 किलोवाट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन। बिलो 50 किलोवाट जो होते हैं वो डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और वही जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो यूटिलिटी को प्रोवाइड कर दी जाती है, कंज्यूमर तक प्रोवाइड कर दी जाती है, जस्ट लाइक कन्वेंशनल पावर प्लांट्स। ठीक है, जैसे स्टीम पावर प्लांट हो गया, ये सब इस तरह वही काम होता है इसमें भी सेम। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है? सस्टेनेबल है, जब बताया था इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसकी बहुत कम है, और एज कम्पेयर टू ऑयल एंड गैस ये थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंट भी है, सस्टेनेबल भी है, इसमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो कुछ एडवांटेज हैं इसके। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? इसके जो कैपिटल कॉस्ट होगी बहुत ज़्यादा होगी, एक्सपेंसिव टू सेटअप। ठीक है, दूसरा ये है कि विंड, आपको सबको पता है विंड एनर्जी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो कांस्टेंट एनर्जी सोर्स नहीं है। ठीक है, और देखिए लिखा हुआ है हार्ड टू प्रिडिक्ट, नॉट स्टेडी, सो अनरिलायबल। नॉइज और नॉइज बहुत ज़्यादा होगी, जैसे प्लेट्स हैं, पंखे की आवाज़ हमें बर्दाश्त नहीं हो रही, तो जो वो तो फिर भी ब्लेड्स के साइज तो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और वही एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखें तो जो आपके पास जो बर्ड्स वगैरह होती है उनके लिए नुकसानदेह है, जो फ्लाइंग जो आपके पास हैं बर्ड्स जो होती हैं जो फ्लाई करती हैं उनके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस टरबाइन होती है, टरबाइन की टाइप होती हैं। हम पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अच्छा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब ये नहीं कि हॉरिजॉन्टल नीचे लगे होंगे, नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये जो इनके ब्लेड्स जो होते हैं वो पैरेलल टू द ग्राउंड क्या करते हैं? रोटेट करते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में दो टाइप्स आ जाती हैं आपके पास, एक तो रेडियस आ जाती है, दूसरा सेवोनियस आ जाती है। इसमें आपके पास क्या होता है कि अपलिफ्ट फोर्सेज और ड्रैग फोर्सेज के बिहाफ पे आपके पास, यानी परपेंडिकुलर फोर्सेज ग्राउंड से होती हैं इनमें, तो उसके बिहाफ पे क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। फिलहाल अभी हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन को देख लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन में क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप यही यूज होती है, लार्ज एप्लीकेशन के लिए इनको यूज किया जाता है। रोटेटिंग एक्सिस ऑफ विंड टरबाइन इज हॉट और पैरेलल टू द ग्राउंड, विद द ग्राउंड। सही है, 2 और 3 ब्लेड्स लगाए जाते हैं। अच्छा, ब्लेड्स जो है ये मल्टीपल ब्लेड्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग, अभी हम आगे बढ़ेंगे ब्लेड्स कितने रखने चाहिए, तो इस बात का आप होल्ड करें फिलहाल के लिए। अच्छा, अब अच्छा, प्रोपेलर क्या क्या प्रोपेलर को उसको बोलते हैं जो कि एयर या वाटर को मूव करे टू पुश द ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि विंड एनर्जी को कैप्चर किया जाता है, यानी एयर समझ लें, एयर को कैप्चर किया जाता है टू प्रोड्यूस द विंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एयर को मूव कर रहे हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस द एनर्जी, टू कैप्चर द एनर्जी, जस्ट लाइक दी, लेट्स सपोज आप ये समझ लें कि एरोप्लेन क्या करता है? एरोप्लेन देखा होगा कि वो क्या करता है? एयर को मूव करता है टू पुश आगे बढ़ने के लिए, फॉरवर्ड। सही, कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एरोप्लेन पीछे पीछे जा रहा है, रिवर्स गियर लग रहा है इस पर, ऐसा होता है? तो इसलिए कोई चीज आगे पुश हो तो उसको बोलते हैं, ऐसी डिवाइस को बोलते हैं प्रोपेलर। द स्पिन ऑन द, अच्छा, ये टरबाइन की केस में क्या है कि स्पिन हो रहा होता है वो, क्योंकि रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है, तो एयर को इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड स्पिन करवाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूस दी मैकेनिकल की बात करो, मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज रोटेशनल एनर्जी। अच्छा, इसमें मेन रोटर शाफ्ट होती है, और ये टॉप ऑफ द टावर हमने सब डिस्कस कर लिया, मेरे ख्याल में आसानी हो गई होगी काफी। और पॉइंट इन टू आउट ऑफ द विंड, यानी पॉइंट होते हैं इनटू या तो हवा की डायरेक्शन में या आउट ऑफ द विंड। इसमें दो चीजें, इसका मतलब ये दो अलग टाइप हो गई। पहली टाइप होती है अपवर्ड विंड टरबाइन, दूसरा होता है डाउनवर्ड विंड टरबाइन। ठीक है, और जो इनको ज्यादा बिग एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, ये ब्लेड्स आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन में। सही है, अच्छा, विंड टरबाइन वही वही चीज दोबारा करके लिखी हुई है, एक्सट्रैक्ट की जाती है काइनेटिक एनर्जी विंड की। मेरे ख्याल में अब आपको सिनेरियोज समझ आ रहे होंगे क्या हो क्या रहा है, कहाँ मेंटेन हुई हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी जो विंड की आ रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। रिमेंबर, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ,
मैं अभी इलेक्ट्रिकल आउटपुट की बात नहीं कर रहा फिलहाल। इसकी सबसे पहले तो विंड की काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है। अच्छा, 3 और 4 प्लेट्स हो सकते हैं। 2 प्लेट्स में क्या होगा, लो कॉस्ट, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल क्यों? अगर मैं 2 प्लेट यूज करूंगा, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ज्यादा प्लेट के फायदे क्या होंगे। लो कॉस्ट तो लगेगी, लेकिन क्या होगा, विंड एनर्जी सही से कैप्चर होगी ही नहीं, सारी एयर फ्लो आपकी पास हो जाएगी। जैसे पता, जितने ब्लेड्स में कम रखूंगा उतने कम एयर जो होगी वो उन ब्लेड से स्ट्राइक करेगी, जितनी कम एयर स्ट्राइक करेगी उतने कम वो रोटेट होंगे और उतनी कम क्या होगी, आपकी विंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो लेस स्टेबल है, स्टेबल नहीं होंगे वो एज कम्पेयर टू 3 ब्लेड डिजाइन। अच्छा, 4 ब्लेड का भी नुकसान है, 4 ब्लेड भी लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दी 3 ब्लेड्स, क्योंकि जितने ज्यादा ब्लेड्स में बढ़ाता चला जाऊंगा तो एयर फ्लो जो है, एयर, क्योंकि एयर का पास होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने बहुत ज्यादा ब्लेड लगा दी तो एयर का क्रॉस नहीं होगा। अगर एयर क्रॉस नहीं होगी तो आपका शाफ्ट रोटेट नहीं करेगा, आपका शाफ्ट एफिशिएंटली रोटेट नहीं करेगा, तो एट दी एंड टरबाइन की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो ब्लेड ज्यादा रखना भी सही नहीं है और कम रखना भी सही नहीं है, हमें ऑप्टिमल चॉइस रखनी होती है इसके लिए, जो कि 3 ब्लेड्स यूजुअली आपका होता है। सही है, तो ये चीज आप समझ आ गए। अब आपको समझ आ गई कि मैं क्यों बताना चाह रहा था कि ब्लेड्स की बात का होल्ड रखें, तो इसका जवाब ये था, ठीक है। अब 3 ब्लेड्स भाई, ये मैंने आपको बताया कि 3 ब्लेड्स के ज्यादा एडवांटेज होंगे, कम नॉइज होगी, रोटेशन ऑपरेशन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, नॉट वेरी हाई कॉस्ट एज कम्पेयर टू द 4 ब्लेड, एफिशिएंसी विंटर में डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ब्लेड्स। नंबर ऑफ ब्लेड आप क्या कितने सेलेक्ट करते हो, इस पे एफिशिएंसी डिपेंड करती है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अच्छा, वैसे तो नंबर ऑफ ब्लेड आप जितने बढ़ाओगे एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, लेकिन अब इसमें एक चीज और है कि अगर मैं 4 ब्लेड कर रहा हूं तो मुझे उनकी स्पीड को भी उसी हिसाब से एडजस्ट करना होगा, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा रोटेट करेंगे तेजी से तो क्या कर देंगे, सारी जो एयर होगी, जो विंड होगी, उसको ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। ब्लॉक करेंगे इसका मतलब एयर आपकी पास नहीं होगी, और अगर एयर पास नहीं होगी तो जैसे मतलब आपका जो शाफ्ट है रोटेट नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वैसे जनरलाइज सही लिखा हुआ है इसमें कि जितने ब्लेड में बढ़ाऊंगा उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ मुझे उस पिच कंट्रोलर के थ्रू, जब हमने कंपोनेंट्स में देखा था, उसके थ्रू स्पीड को भी मुझे क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये लिखा हुआ है, देखिए ये चीज यहाँ लिखी हुई, जो मैंने अभी अभी आपको जो एक्सप्लेन की वो यहाँ लिखी हुई है। गुड रोटर बैलेंस बट आर हैवियर एंड लेस कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ऐसा रोटर आप बनाए जो कि बैलेंस हो, मतलब इन ब्लेड को बैलेंस रखे आप, ठीक है, एंड लेस, और क्या हो, लेस कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि 4 ब्लेड में यूज करूंगा कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या इशू बताया कि फिर आपको स्पीड को भी क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, वरना अगर वो ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रहे होंगे तो ये ब्लॉक होने शुरू हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब विंड टरबाइन और डाउन विंड टरबाइन क्या होता है। अब विंड टरबाइन में क्या होता है कि बहुत सिंपल है कि जो ये नेस्टे वाला पार्ट होता है वो पीछे होता है, और ये जो ब्लेड्स होते हैं ये विंड की डायरेक्शन में क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये विंड की डायरेक्शन पे लगे होते हैं, तभी यहाँ पे एक यॉ मैकेनिज्म यूज किया है, जैसे यॉ ड्राइवर की बात मैंने बात की थी कि यॉ ड्राइवर के थ्रू इस नेस्ले को रोटेट करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। लेकिन अप डाउन विंड टरबाइन में इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये अप डाउन विंड में जो ब्लेड्स होते हैं वो अवे टू द साइड होते हैं, तो ये डिपेंड ही करते हैं विंड की डायरेक्शन पे, यानी ये विंड फ्लो करेगी तो ये मूव करेंगे, मतलब ये विंड की डायरेक्शन को ही फॉलो करते हैं। इसमें हमें विंड की डायरेक्शन के हिसाब से इस नेस्ले को, यानी इस ब्लेड को एडजस्ट करना होता है ताकि सही से विंड एनर्जी कैप्चर हो। लेकिन ज्यादा एफिशिएंट कौन है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये जो टावर वाली साइड है ये पीछे होती है, ये जो नेस्ट वाली साइड होती है, तो यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। तो इरेगुलरिटीज यहाँ पर ज्यादा आ रही होती हैं एज कम्पेयर टू दिस, ये ज्यादा स्मूथली रन कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ जो आपके डाउन विंड टरबाइन होते हैं उनको बेसिकली ऐसी जगह यूज किया जाता है जहां पर जो विंड हो ना वो आपकी उसकी डायरेक्शन फिक्स ना हो, ठीक है, तो वहां पर ये प्रेफरेबल है। लेकिन जहां पर आपको डायरेक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो कि जैसे पता है, हम इस केस में हमें बार बार कंट्रोलर का यूज करना होगा इसको रोटेट कराने के लिए, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी होती है।
ठीक है, यानी स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस में हम यही यूज करते हैं डाउन विंड टर्बाइन। लेकिन जहां हमें एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए होता है वहां पर हम अप विंड टर्बाइन ही यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्मूथली रोटेट करते हैं इसके ब्लेड्स। ठीक है, इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा कम होती हैं इसमें, क्योंकि इसमें यॉ मैकेनिज्म होता है। ठीक है, These horizontal axes have to be into the wind, मतलब अप विंड टर्बाइन बहुत आसान है, मैंने बता दिया कि पॉइंट होते हैं इनटू द विंड, डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, मेरा रोटर जो होता है वो उस विंड को फेस कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन यॉ मैकेनिज्म चाहिए होता है ताकि रोटर उस विंड की डायरेक्शन को फेस कर सके, क्योंकि अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी विंड सही से यूटिलाइज ही नहीं होगी। यूटिलाइज नहीं होगी तो विंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। मेरी बात समझ आ रही? अच्छा, डाउन विंड टर्बाइन में क्या होता है कि they are point away from the wind are called downwind turbine। ठीक है, ये विदाउट यॉ मैकेनिज्म बिल्ड किए जाते हैं। और while almost all wind turbine, अब जितने सारा टर्बाइन होते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, they are still controversial over whether an upwind turbine machine और downwind turbine machine, यानी कंट्रोवर्शियल बात है। जैसे मैं अभी सही से मैंने बताया नहीं कि ये कौन सा यूज करना चाहिए, लेकिन एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्मॉल स्केल एप्लीकेशन में डाउनविंड टर्बाइन यूज किया जाता है, जहां पर आपकी विंड की डायरेक्शन कोई फिक्स ना हो। ठीक है, यानी टर्बुलेंस हो, यानी इरेगुलरिटीज हो, स्मूथनेस ना हो, एयर फ्लो स्टेबल ना हो, वहां पर यूज किया जाता है। लेकिन अभी भी कंट्रोवर्शियल बात है, ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा बेस्ट है, लेकिन है दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन की एप्लीकेशंस, दोनों यूज होती हैं। ठीक है, ये आपने मेरे ख्याल में कंपोनेंट्स वगैरह देख लिए थे। कंपोनेंट्स में रोटर प्लेट्स मैंने बता दिया। रोटर प्लेट आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रोटर प्लेट्स क्या करते हैं? रोटर प्लेट्स वही काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको विंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हब क्या करता है? हब इन जितने ब्लेड्स होते हैं इन सबको आपस में कनेक्ट करता है बेसिकली, और कनेक्ट करता है उस रोटर के हब को लो स्पीड शाफ्ट के साथ। लो स्पीड शाफ्ट की बात कर रहा हूँ, सही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लो स्पीड शाफ्ट जो रोटर होता है वो जैसे काइनेटिक एनर्जी आती है वो लो स्पीड शाफ्ट आपकी रोटेट करती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, गियर बॉक्स के थ्रू उसको हाई स्पीड शाफ्ट में उस आरपीएम को एक्सेलरेट किया जाता है अप टू 1500 टू 1800 आरपीएम। ठीक है, तो ताकि सफिशिएंट बनाया जा सके अल्टरनेटर के लिए एज अ मैकेनिकल इनपुट। सही है, गियर बॉक्स में ही काम होता है। हाई स्पीड शाफ्ट, लो स्पीड शाफ्ट को समझ आ गया। ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाते हैं अगर आपको विंड को रोकना है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई, विंड आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो फिर आपको ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जाहिर सी बात है, वरना आपकी जो ब्लेड्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, रप्चर हो सकता है। नेस्ले हाउसिंग एंड सब में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें आपके पास हाई स्पीड शाफ्ट, गियर बॉक्स, लो स्पीड शाफ्ट, सब चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। जनरेटर समझ आ गया होगा आपको, जनरेटर इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करने के लिए इन दी कॉरस्पॉन्डिंग टू दी मैकेनिकल इनपुट। योर ड्राइव, वही योर ड्राइव से पता चल रहा होगा। इस नेस्ले को रोटेट कराने के लिए हम योर ड्राइव यूज करते हैं। योर मोटर क्या करता है? योर मोटर बेसिकली सप्लाई यूज की जाती है, वो ग्रिड के थ्रू भी हो सकती है। इस मोटर को ड्राइव किया जाता है ताकि आप इस पूरे मैकेनिज्म को रोटेट करा सकें, ताकि ये रोटेट हो। अरे आपने देखा होगा पेडस्टल फैन, देखा होगा सबने, तो वो रोटेट कर रहा होता है ना आपका। ठीक है, देखा होगा आप, इसमें एक ऑप्शन होता है, इसमें वो आपका रोटेट करता है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी ये रोटेट करवाया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें आप, चूंकि आउटपुट आपका विंड होता है, इसमें आप आउटपुट आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है, हम उसको विंड की डायरेक्शन में, यानी विंड टर्बाइन में उसको विंड की डायरेक्शन के हिसाब से रोटेट करवाते हैं ताकि विंड सही से कैप्चर हो। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर क्या, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर क्या है? बेसिकली स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि स्पीड जो ब्लेड्स की है। अच्छा, ये जो कंट्रोल जो होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है, सिग्नल भेजता है कि कितनी स्पीड आ रही है विंड की थ्रू एनोमोमीटर। ये स्पीड विंड की देख रहा होता है, और फिर इस हिसाब से सिग्नल जनरेट होता है आपका, और फिर उस कंट्रोलर सिग्नल के थ्रू बेसिकली पिच सिस्टम अलाइन होता है, और पिच सिस्टम के थ्रू ब्लेड्स को इस तरह एडजस्ट किया जाता है ताकि जो ओवरऑल स्पीड है ब्लेड्स की वो कंट्रोल हो सके। ठीक है, विंड विंड क्या करता है? विंड विंड वैसे बता दिए, डायरेक्शन जो विंड की होती है, किस डायरेक्शन में विंड आ रही है, किस क्योंकि उस हिसाब से रोटेट करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। टावर क्या है? मैकेनिकल स्ट्रक्चर है जब में सारी चीजें आपकी अटैच होती हैं, तो ये समझ आ गया होगा। अच्छा, चाहे तो ये पढ़ लें, आप स्किम करते हुए आते हैं। अब तो 60 मीटर के होते हैं ये, और ट्रांसफर करते हैं पावर टू दी रोटर हब। जो पावर होती है विंड पावर, विंड पावर की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल पावर की बात नहीं कर रहा। लाइट वेट, ड्यूरेबल और कोरोजन मटेरियल होते हैं, ये पढ़ लीजिए, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। और विच स्टार्ट टू मूव, कब स्टार्ट मूव करेंगे? जब वेलोसिटी अराउंड 3.5 मीटर पर सेकंड हो जाए, और
एंड प्रोवाइड मैक्सिमम पावर विद द विंड स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकंड, यानी मैक्सिमम पावर विंड एनर्जी के फॉर्म में 11 मीटर पर सेकंड तक आती है। किस स्पीड पे, यानी विंड की स्पीड 11 मीटर पर सेकंड तक मैक्सिमम पावर आ रही होती है। तो ये रेंज है एक तरीके से। तो रोटर ब्लेड्स जैसे मैंने बताया वही काम करते हैं। अच्छा, वही चीज आगे लिखी हुई है कि विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड 20 मीटर पर सेकंड द ब्लेड्स आर फेदर एंड द विंड टर्बाइन स्लो डाउन। वही ब्लेड्स आर फेदर का मतलब क्या है कि वो पिच सिस्टम में बात आ जाएगी, यानी उसकी स्पीड को स्लो डाउन किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। सही है, फॉर सेफ्टी रीजंस। ठीक है। अच्छा, द ब्लेड स्टॉप द रोटर ड्यूरिंग द इमरजेंसी शटडाउन और वेदर द विंड स्पीड एक्सीड। जब विंड स्पीड एक्सीड कर जाएगी अपनी एक स्पेसिफिक रेंज से तो ब्लेड्स को क्या कर देगा, इमरजेंसी स्टॉप कर दी जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो देखिए ये चीज आप ध्यान में रख लें अगर आपको याद करनी है अगर, तो रोटर प्लेट्स जो एनर्जी, जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो विंड की किस स्पीड पे होगी, 3.5 मीटर पर सेकंड, और मैक्सिमम आउटपुट कब तक देगी, 11 मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे 25 मीटर पर सेकंड होगी तो अब विंड स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो सेफ्टी मेजर्स को रखते हुए हम क्या कर देंगे, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देंगे। ठीक है। to reduce unwanted rotation torque unwanted in the event of unexpected winds। ये सब चीजें बहुत आसान है। हब मैंने बता दिया, कपलिंग जो विंड रोटर होता है वो कपल किया जाता है रोटर लो स्पीड शाफ्ट के साथ। इन सब चीजें बोल्ट वगैरह सब चीजें, मतलब ब्लेड्स जितने हमने जो ब्लेड्स होते हैं वो सेंट्रल हब के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये चीजें यहाँ लिखी हुई है और ये इसमें मटेरियल लिखा हुआ है, ये सब किस मटेरियल से बनते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ब्लेड्स एंड हब टुगेदर, जो ब्लेड्स एंड हब दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, रोटर बनाएंगे। लो स्पीड मैंने शाफ्ट बता दी आपको, लो स्पीड शाफ्ट की स्पीड मैंने आपको शुरू में बताई थी 30 to 16 आरपीएम तक बनाती है। और वो रोटेशन फोर्स ऑफ द रोटर जाती कहां पर है, गियर बॉक्स में। गियर बॉक्स में क्या होता है आपके पास, हाई स्पीड शाफ्ट होती है। मेरे ख्याल में समझ आ रहा होगा। तो वहां पर हाई स्पीड शाफ्ट क्या होती है, फिर वो हाई स्पीड शाफ्ट में क्या किया जाता है कि इसकी स्पीड को 1500 या 1000 to 1800 आरपीएम तक एक्सीलरेट किया जाता है, ताकि आप सफिशिएंट बना सकें इस स्पीड को, यानी 50 टाइम्स एक्सीलरेट किया जाता है ताकि वो स्पीड फिर जनरेटर यूज कर सके टू प्रोड्यूस दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर एक कनेक्टर गियर बॉक्स आउटपुट टू द जनरेटर इनपुट। ये जनरेटर शाफ्ट क्या है कि गियर बॉक्स जो होता है वो जनरेटर की इनपुट पे दिया जाता है, फिर वो क्या करता है कि उसको रोटेशन एनर्जी जो भी होती है उसको जनरेटर इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। सही है, अप्रोक्सीमेट इतने आरपीएम तो आनी चाहिए। ठीक है। स्टॉप ब्रेक क्या करता है, स्टॉप रोटर मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली, ऑटोमेटिकली इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, समझ आओगे। नेस्ले एक पूरी हाउसिंग है। ठीक है, जिसमें आपके सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं आपके पास, कंटेन द की कंपोनेंट्स, गियर बॉक्स, लो एंड हाई स्पीड शाफ्ट, जनरेटर, कंट्रोल एंड ब्रेक्स। सही है, इलेक्ट्रिकल। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया शुरू में, मैं वही चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस कम टाइम में जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो आपको जहन में होनी चाहिए विंड टर्बाइन केस में। ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो जनरेटर का जो काम है, इसमें सिंक्रोनस एसिंक्रोनस जनरेटर्स आ जाते हैं। योर ड्राइव क्या करता है, ओरिएंटेशन बेसिकली जो होती है ना आपकी बस क्या कहते हैं नेस्ले की, उसको चेंज करता है ये। सही है, ताकि विंड की डायरेक्शन में आपके पास रोटर आ सके। ठीक है, इसमें आपके पास क्या लगी होती है, रोटर एक मोटर लगी होती है, इसको आप इलेक्ट्रिकल इनपुट प्रोवाइड करते हो टू टर्न द नेस्ले विद द रोटर अगेंस्ट द विंड, ताकि नेस्ले यानी इसके साथ जो रोटर लगी हुई है वो विंड के डायरेक्शन में रोटेट कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर मैंने बता दिया था कि विंड स्पीड 8 to 60 माइल्स पर आवर होती है, लेकिन अब क्या हुआ, अगर 55 माइल्स पर आवर हो गए तो अब जनरेटर को हमें शट डाउन करवाना, जो आपका अल्टरनेटर उसको शट डाउन करवाना होता है। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करते हैं थ्रू द कंट्रोलर, और फिर क्या किया जाता है, उसको फिर हम जो ओवरऑल जो टर्बाइन है उसको, उसके ऑपरेशन को स्टॉप किया जाता है। ठीक है, लेकिन विच कंटिन्यूसली मॉनिटर द कंडीशन ऑफ द विंड टर्बाइन एंड कंट्रोल द याव मैकेनिज्म। याव मैकेनिज्म क्या चीज कंट्रोल करता है, बेसिकली उसकी ओरिएंटेशन कंट्रोल करता है। तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू कंट्रोल कर सॉरी किसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उस नेस्ले की
रोटेशन को, ठीक है। और इन केस ऑफ मेल फंक्शन ये जनरेटर को, जो आपका विंड टर्बाइन है, उसको स्टॉप भी करवा सकता है, क्योंकि सब काम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के थ्रू होता है, सही। और इसके साथ अलाइन की भी कौन कौन सी चीजें होती हैं, एनोमोमीटर, विंड वेन, और आपके पास क्या हो गया इसके बाद पिच सिस्टम, ठीक है। पिच सिस्टम आगे मेरे ख्याल में आएगा। ये विंड की स्पीड मेजर करता है, और किसको भेजा रहा होता है स्पीड मेजर करके, मैंने बताया था अलाइन हुआ होता है किसके साथ, कंट्रोलर के साथ, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेट, जब 5 मीटर पर सेकंड होती है या 3.5 मीटर पर सेकंड होती है स्पीड, तब एनर्जी आपकी जनरेट होना शुरू होती है, सही। ऑटोमेटिकली क्या लिखा हुआ है, स्टॉप द टरबाइन व्हेन द विंड स्पीड एक्सीड्स बाई 25 मीटर पर सेकंड, ऊपर हमने देखी थी स्पीड, और 11 मीटर पर सेकंड पे मैक्सिमम विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, विंड वेन क्या है, विंड वेन वही है कि डायरेक्शन देख रहा होता है विंड की क्या डायरेक्शन आ रही है, उस हिसाब से ओरिएंटेशन आपकी क्या होती है विंड की, और टरबाइन की कंट्रोल होती है, टरबाइन तो ऑरिएंट लिखा है, तो ऑरिएंट द टरबाइन प्रॉपर्ली विद रिस्पेक्ट टू द विंड, ठीक है। पिच सिस्टम, जो पिच सिस्टम जो फीचर क्या है इसका, तो बेसिकली ये रोटेशन को ही कंट्रोल करने के यूज किया जाता है, ठीक है। जो आपकी जो साइड वेव्स होती हैं जो ब्लेड्स के, तो उनको एडजस्ट किया जाता है उस पिच सिस्टम के थ्रू, ताकि एट दी एंड क्या कर सके हम, रोटेशन को कंट्रोल कर सकें, यानी स्पीड को कंट्रोल कर सकें, रोटेशन स्पीड एंड द जनरेटर आउटपुट, ठीक है। टू कीप रोटर स्पीड विद इन, अच्छा क्यों, क्योंकि भाई क्यों करते हैं ऐसा, ताकि हम एट दी एंड जो आपके ब्लेड्स हैं उनके रोटेशन कंट्रोल हम किस लिए करते हैं, ताकि रोटर के शाफ्ट जो है उसकी स्पीड जो है उसको हम क्या कर सकें, विद इन द लिमिट ला सकें, ठीक है, और इमरजेंसी सिचुएशन में स्टॉप करा सकें, ठीक है। तो ये चीजें इसमें है। टावर क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, टावर्स ऐसी बात है, टावर्स हम देते हैं, वो तो पूरा मैकेनिकल स्ट्रक्चर ही है ना, हम कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज विंड स्पीड इंक्रीजेज विद हाइट, टॉलर टावर्स इनेबल टरबाइन टू कैप्चर, भाई जितने ज्यादा हाइट पे टावर लगे होंगे, जैसे जितनी ज्यादा हाइट होगी टावर की, उसी हिसाब से जाहिर विंड हाइट पे ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से आपकी विंड एनर्जी कैप्चर होगी टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन मैंने इसे शुरू में डिस्कस भी किया था। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन में आपके पास जो मूवमेंट होती है ब्लेड्स की, मोशन जो होती है वो आपकी वर्टिकल एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होती है। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो डेरियस, एक 7S आ जाता है। डेरियस में क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस के थ्रू अपलिफ्ट फोर्स पे ये चल रहे होते हैं, कर्व शेप में होते हैं, और ये अटैच होते हैं रोप के साथ, एक रॉड लगी होती है, रॉड के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो स्पीड होती है विंड स्पीड से बहुत ज्यादा होती है, और ये हाई स्पीड एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं। जबकि जो ड्रैग फोर्सेस में रन करने वाले जो आपके टरबाइन होते हैं, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, ये ड्रैग फोर्सेस में रन करते हैं, ये आपकी इनकी स्पीड कम होती है, ये लो एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं। तो ये दोनों टाइप्स होते हैं इसकी, देखें हैव शार्प ऑफ ब्लेड्स कनेक्टेड वर्टिकली और परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, वही चीजें लिखी हुई हैं। यूज इन, अच्छा वर्टिकल एक्सिस बाय चांस इन दोनों को, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन को स्मॉल एप्लीकेशन की यूज किया जाता है, लार्ज एप्लीकेशन के लिए हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही यूज करते हैं। अभी आप इस सवाल पूछ सकते हैं, अभी आपने मुझे बताया कि ये लार्ज एप्लीकेशन यूज होते हैं, नहीं, एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल अगर देखें तो ये दोनों ही बहुत लो एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं, तो कि इनमें सस्टेनेबिलिटी और जो एफिशिएंसी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के मुकाबले में कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो इन दोनों में ये ज्यादा एफिशिएंट है, सिग्निफिकेंट आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है, विंड के कॉरस्पॉन्डिंग। अभी हम देख भी लेंगे, ठीक है। अब ये इसमें आ जाते हैं वर्टिकल एक्सिस विंड primarily used in small wind applications, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, ठीक है। दे आर नॉट वाइडली यूज, लो पावर जनरेशन होती है इसलिए हम यूज नहीं करते इसको। हाँ, इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि उसमें तो हमें यॉ मैकेनिज्म यूज करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन में, इसमें चूंकि ये रोटेट कर रहे होते हैं इन एनी डायरेक्शन हो, यानी 360 डायरेक्शन पे क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, यानी ये 360 डायरेक्शन में विंड को रिसीव कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं होती, जिसके थ्रू आप इसके जैसे हमने क्या किया था वहां पर, जो नेस्ले था हमारा जो रोटर था, हमने उसकी डायरेक्शन को शिफ्ट किया था किसके थ्रू, यॉ मैकेनिज्म के थ्रू, यॉ मोटर के थ्रू। यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं होती,
ठीक है, तभी ये स्मॉल स्केल एप्लीकेशन यूज होता है, ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है, तभी स्मॉल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वे द विंड हाँ, कहाँ पर आइडियल है, जहाँ पे विंड कंसिस्टेंट नहीं है, कभी आ रही कभी जा रही है, क्योंकि वहां पर अगर आप ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस यूज करेंगे तो आपको ज्यादा, जैसे पता है मोटर को इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करना होगा, उसकी बार बार रोटेशन को ओरिएंटेशन को चेंज करना होगा, तो उस केस में वो सुटेबल नहीं होंगे, ये ज्यादा सुटेबल होंगे, ये आइडियल होंगे। ठीक है, डेरिनियस मैंने बता दिया, डेरियस और सेवेनियस मैंने आपको बता दिया। डेरियस में क्या होता है कि अपलिफ्ट फोर्सेस में ये ऑपरेट कर रहे होते हैं, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट बाय द विंड, और ये दोनों साइड पे रोप के थ्रू अटैच होता है। अच्छा, रोप ही लिखा होता है, वैसे रॉड बोल रहा था मैं, सही बोल रहा था। ठीक है, तो अब बाकी वो चीज़ें वही लिखी हुई हैं, नॉट एनी काइंड ऑफ यॉम कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, तो काफ़ी है। अच्छा, सेकंड एडवांटेज क्या है, कंटेन इन नेस्ले, ये जितने जो उसकी नेस्ले वाला पार्ट होते हैं, जो जनरेटर वाला पार्ट होता है, ग्राउंड पे होते हैं सारे। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आप जाते बदले स्ट्रेस, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्यों बोलना, क्योंकि जाते बदले आप विंड का स्ट्रेस नहीं लगता उसमें, क्योंकि वहां पर क्या होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो नेस्ले वगैरह के पार्ट जो होते हैं वो टॉप ऑफ द टावर होते हैं, तो वहां पर मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी क्योंकि अगर विंड आपकी लेट्स सपोज इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो वहां पर चांसेस होते हैं कि ये डैमेज हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है मैकेनिकल, तो यहाँ पर ये एडवांटेज होते हैं, ग्राउंड साइड पे होते हैं, तो ये इसलिए यहाँ पर कोई इतना खास मसला नहीं होता। ठीक है, इस सेब नीड नॉट टू बी स्ट्रक्चरली एज स्ट्रॉन्ग एज फॉर, यानी इनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है एज कम्पेयर टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। ठीक है, ये ड्रैग फोर्स के बिहाफ रन कर रहे होते हैं 7 ईयर्स। ड्रैग फोर्सेस कैन नॉट, अब देखें, फास्टर देन द अप्रोचिंग विंड स्पीड, यानी विंड स्पीड से भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, यानी इसकी स्पीड जो होती है विंड स्पीड से बहुत क्या होती है, कम होती है। तो ये जनरल ओवरव्यू था विंड टरबाइन का, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कुछ बेसिक। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।